तो हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे हो सभी ऑफिसर्स? चलिए, आज एक नई क्रॉप के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। और अभी तक जो हमने क्रॉप पढ़ी है उनसे ये काफ़ी डिफरेंट क्रॉप है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ड्रॉट की समस्या है, जहाँ पानी की समस्या है, तो वहाँ पे भी इस क्रॉप को उगा सकते हो। अगर हम बात करें तो इसको हम कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी आज की क्रॉप रहने वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर्पज ऑफ फॉडर के लिए भी है, और साथ ही साथ ग्रेन की पर्पज के लिए भी है। इंडिया में इसको महाराष्ट्र में हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और अगर बर्ड में बात करूँ तो यूएसए की ज़्यादा है। अभी आप सभी से मैं कमेंट लूंगा, एक बार स्माइली फेस, और साथ साथ गेस करिए हमारी क्रॉप आज की कौन सी रहने वाली है। चलिए, सभी ऑफिसर को गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के? प्रवीण, मनीष, मयंक, रवि, चलिए हितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनके बेसिस पे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आज की क्रॉप का नाम गेस करना है। बताइए क्या है? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, सभी ऑफिसर्स एक स्माइली के साथ क्लास को शुरू करेंगे, और कैसे गया आपका वीक की सारी चीजें आप डिस्कस कर देंगे एक बार, फिर हम क्लास को अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए मनीष, दिस इज नॉट पल्स क्रॉप। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए, क्या उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के आप बता सकते हैं आज की हमारी जो क्रॉप है कौन सी रहने वाली है? अभी तो दिख भी गया होगा, सोरगम। चलिए, बहुत अच्छे। साक्षी, रवि, कुछ जो मास बंक मार रहे हैं क्या कुछ लोग? आकृति और मनीष। मनीष तो हैं, ठीक है। कौन कौन गायब है क्लास से, पहले तो ये बताओ। एक नया सप्ताह, और एक नया सप्ताह है अपने लिए। हर एक दिन टारगेट सेट किया करो और उस टारगेट को अचीव करने का ट्राई किया करो, ठीक है। एक नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसको इतना ज्यादा यूटिलाइज कर लो कि आपको लगे कि ये वीक मेरा आज की, यानी कि इस लाइफ, जितनी भी आप लाइफ अभी तक जी है, इस लाइफ का सबसे बढ़िया सप्ताह गया है, ठीक है। चलिए, शोरगम वाई कलर, बहुत अच्छे। शीतल, शीतल भी आ चुके हैं। श्रद्धा, बच्चे अभी बहुत सारे बच्चे अभी बचे हैं। चलो आगे जुड़ जाओ सभी लोग। और पिछली क्रॉप हमने कौन सी पढ़ी थी? फटाफट उसका नाम लिखो। पिछली क्रॉप हमने कौन सी पढ़ी थी? अच्छा, कल आप सभी को अगर पता होगा तो कल एक एग्जामिनेशन था, यूपी ट्रिपल एस सी ईजीडी का एग्जामिनेशन था। तो उसमें कुछ हुआ ऐसा कि जो एग्रीकल्चर बच्चे पढ़ के गए थे, ठीक है। आप एग्जामिनेशन का हर एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलो, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आईबीएस एफओ की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, और भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ। तो एग्रीकल्चर आप लोग पढ़ रहे हो, और एग्रीकल्चर आप पढ़ किससे रहे हो? मोस्टली आपके पास क्या है? बुक्स है ना। हो सकता है आप किसी ना किसी बुक का सहारा लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। बुक जो अब मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं बुक को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उन बुक्स को आप पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आप कोचिंग, यानी कि इन द आप एक कोचिंग जो होता है वो एक सहारा होता है। सहारा इन द सेंस कि आपको जैसे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने एक एक्सटेंशन में आपको बहुत अच्छा ग्राफ पढ़ाया था, यानी कि एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ाया था। इसमें क्या था? इसमें यही था कि अगर हम जब पढ़ते हैं, पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं, 10% अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हमको याद होगा, 20% अगर हम उसको सुनेंगे भी और पढ़ेंगे तो हमको 20% याद होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं टीचर के साथ हमारा सबसे फायदा क्या होता है पढ़ने का, यानी कि किसी भी के साथ जुड़ के हमें पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमारा जो साथ साथ हमारा रीडिंग भी होती है, साथ साथ हमारी शीइंग भी होती है, साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ साथ हम जो प्रैक्टिकल होते हैं उनको भी करते हैं। तो यही जो हमारी पढ़ाई है लगभग 90% तक हमको याद रहती है। तो सबसे बड़ा फायदा हमको यही देखने को मिलता है, ठीक है। और वो आप जब वन वे यानी सिंगल खुद पढ़ने का ट्राई करते हो तो नहीं होती चीजें। तो कल के एग्जामिनेशन की कुछ चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि क्या पैटर्न चल रहा है भारत में। जो एग्जामिनेशन है एग्रीकल्चर की, बेसिकली उनका क्या चल रहा है माहौल। तो उस एग्जाम का अगर आपको पैटर्न बताना चाहूं तो 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने थे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने थे, और 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के आने थे, क्योंकि यूपी का एग्जामिनेशन था, ठीक है। अब 65 क्वेश्चन पे सिर्फ बात करेंगे हम, क्योंकि वो 15 और 20 यूपी जी उसका कोई भी पेपर लेवल हो सकता था, लेकिन जो ये 65 एग्रीकल्चर कोचिंग मतलब पेपर के क्वेश्चन आने थे 65 एग्रीकल्चर वाले, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे डिफाइन था कि क्रॉप से 15 क्वेश्चन आएंगे, सॉइल के यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिलेंगे, क्रॉप साइंस के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे डिवाइड थे। टोटल 65 आने थे।
पूरा पैटर्न यहाँ पे चेंज होता देखने को मिला। ना कोई क्वेश्चन किसी बुक से था, ना कोई क्वेश्चन किसी बुक से था, ना किसी प्रैक्टिस शीट से था। तो आप सर कहेंगे क्वेश्चन कहां से था? सभी क्वेश्चन थे आपके कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, जब मैं आपसे कोई चीज पढ़ाता हूं आपको, जैसे कि मैंने आपको पूछा कि ये बताओ, अब जब हम क्रॉप पढ़ रहे हैं, जैसे व्हीट पढ़ रहे हैं, तो व्हीट किस में आएगा? बताओ फटाफट, व्हीट किस में आएगा? पल्स में आएगा या सीरियल में आएगा? बताओ। सीरियल में आएगा। अगर हम आज सोरगम पढ़ रहे हैं, तो ये सोरगम किस में आ रहा है? सोरगम ये मिलेट में आ रहा है। मिलेट में कौन सा आ रहा है? माइनर है या मेजर है? मेजर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन आए थे। व्हीट वाला ऐसे करके पूछा था कि मैचिंग दी थी, बहुत सारी क्रॉप थी, उनको मैच करना था किस ग्रुप में कौन सी आती है। दूसरा एक क्वेश्चन और दिया था कि माइनर मिलेट में कौन सा आता है। कोदो मिलेट ऑप्शन वहां पे सही था। तो आप एक काम करो, देखो मेरा कर्तव्य यही है कि आपको मैं सही मार्ग पे ले जा पाऊं। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको निराशा देखने को मिले, लेकिन आप उस समय निराश ना हो। आप खुद पे उंगली मत उठा पाओ, खुद पे उंगली मत उठाओ कि मुझे पता ही नहीं, मुझे कैसे नहीं पता। एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको लगे कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है उससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, अब व्हीट से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता क्रोमोसोम कितने हैं, तो व्हीट से ये तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हीट का ओरिजिन कैसे हुआ, व्हीट का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी स्पीसीज का आपस में क्रॉस हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और सच में अगर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं पढ़ाई का, अगर आप वो इस्तेमाल करोगे तो आप निराश नहीं होगे, निराश नहीं होगे। हताश निराश हाँ तभी होते हैं जब हमें क्या होता है कि कैसा एग्जाम आएगा, कैसी हमारी प्रश्न, जब हम खुद पे विश्वास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम किसी पे ऐसे उंगली उठाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम सही से देखने का प्रयास करें तो जो 3 उंगली इस तरीके से दबा के हम रखें वो हमारी तरफ उठी हैं, है ना, उठी हैं। तो सभी का प्रयास यही रहेगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको जो पढ़ा दूंगा, मैं जो आपको दे दूंगा, उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत ज्यादा नहीं, सच में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। कल मैं कुछ मेरे कलीग्स भी हैं, कुछ मेरे सीनियर्स भी हैं जो कि सिलेक्शन जिनका हो गया उनके साथ था। तो जब मैंने क्योंकि हर एक इंसान को यही चाहिए होगा कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है या वो गलत है। एक होती ना छोटी सी माइन्यूट सी एक लेयर होती है। तो जब मैंने दो मेरे सीनियर थे, भी एक BOI में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, और एक पंजाब नेशनल बैंक में है। 2 लोग BPSC के थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं बैठा, मैंने डिस्कशन हो रहा था, 4-5 लोग थे हम लोग, 6 लोग लगभग। तो मैंने उनको दिखाया ये कंटेंट जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक कहा सर ये काम करिए सर, रिव्यू करिए इसको जरा, है ना। क्योंकि एक जब आपको लगता है कि ना चलो ठीक है मैं दे रहा हूँ कि ये परफेक्ट है, तो जब मैंने उन्होंने दिखाया तो उन्होंने ज़्यादा मुझे बोला नहीं, बस मेरी पीठ थपथपाई कि जो आप कर रहे हो ना ये बहुत सही है, और ऐसा कंटेंट सच में नहीं मिल पा रहा है। ये कंटेंट अगर सच में मुझे मिला होता तो मेरी बहुत और हेल्प हो जाती, तो कहीं ना कहीं मेरी और अच्छी रैंक हो जाती है सिलेक्शन। तो इस सच में रिव्यू था ये, और जेन्युइन रिव्यू उन्होंने दिया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और मैंने ट्राई किया कि मैं किस और कैसे आपको और कैसे परफेक्ट बना सकता हूँ। तो वो चीज़ें मैंने एक 30 डेज प्लान भी क्रिएट किया है आप सभी के लिए, तो उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। वादा करता हूँ कि आप सभी को मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके करियर में किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगी। और ये एक सच्चे भाई की तरह, एक सच्चे टीचर की तरह, एक सच्चे मार्गदर्शन की तरह, जैसे भी करके मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है मेरे सब्जेक्ट में, आपको महारत मैं हासिल करा के जाऊंगा। खुद से बेटर मैं आपको बना दूंगा। ये मैं ट्राई करूंगा नहीं, ये मेरा वादा है, आपसे करके जाऊंगा मैं। बस आपको जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना मेहनत करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है आपको टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़ जाना। देखो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन तो खुद का नहीं करता हूँ, मैं नाम भी नहीं खुद का बताता हूँ। कभी कभी वो सारी चीज़ें होती हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए लाइफ में, है ना। लेकिन आप लोग विश्वास आपका और मेरी मेहनत, ये आखिरी दिन जब एग्जाम में आप बैठोगे, है ना, तो सच में अगर आप सामने से आप कहने की, एक होता है ना कि सिर्फ आपने एक, मेरे फादर कहते हैं मुझसे कभी कभी कि आप कितने भी झूठ बोल लो, आप कितनी भी सच्चाई बोल लो, आप कुछ भी खुद को साबित कर दो, लेकिन जो आपका ये चेहरा होता है इतना, जब आप सामने खड़े होते तो ये चेहरा पूरा बता देता है बिना बोले। आप कभी गलती करना और माता पिता के सामने आप खड़े हो जाना, तो बिना गलती आपको कुछ बोले भी वो आपकी सारी चीजें समझ जाएंगी। पिताजी मेरे कहते हैं कि ये चेहरा इतना ही सब कुछ बोलता है बेटा, ये इतना ही सब कुछ बोलता है। चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं आपको जरूरी थी जानने में, और जानने के लिए जरूरी भी थी, और कहीं ना कहीं आपके करियर से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले थोड़ा हम रिवीजन करेंगे अपनी जो पिछली क्रॉप थी। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार बता दीजिए पिछली हमारी क्रॉप कौन सी थी, नाम बता दीजिए, कुछ हम आपको उसका रिवीजन करवाते चलते हैं। चलो बताओ,
मनीष, यशस्वी, श्रद्धा भी आ गए, चलो ठीक है। आकृति गायब हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ है। रवि, सभी लोग हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, बताइए एक बार। शुरू करें क्लास को अपनी। चलो पहले तो आप समझ लो कि जो हमारी पिछली क्रॉप थी, इससे जो हमने पढ़ा क्या था, तो हमने पिछली क्लास में बार्ले यानी कि जौ के बारे में पढ़ा था, और जौ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन की थी। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए। जो वार्ले है, वार्ले है, इसको किस पर्पज से उगाते हैं? बारले इज ग्रोन फॉर विच पर्पज? चलो एक तो आप पर्पज बता दो इसका, किस पर्पज के लिए हम इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने की ट्राई करूं। हार्डियम बल्गेर 6 रो वार्ले, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बता दो। 6 रो जो वार्ले होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम वार्ले को माल्ट पर्पज के लिए ग्रो कर रहे हैं, माल्ट पर्पज, तो उसको सोक कितने टाइम के लिए करेंगे, कितनी देर के लिए उगाएंगे? कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें सब कुछ आना चाहिए, हमें सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलो फटाफट बताओ। वेरी हार्डियम बल्गेर, ठीक है, बहुत सही। हार्डियम बल्गेर साइंटिफिक नेम इसका है। सोक 12 आवर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बार्ले है जो किस पर्पज के लिए ग्रो किया जाता है। तो इसको बेसिकली जो हम ग्रो करते हैं, ये हम माल्ट पर्पज के लिए ग्रो करते हैं। और इसके अलावा हम इसको फूड ग्रेन में बेसिकली हमारा उद्देश्य जो होता है, ये एक तो हम क्या यहाँ पे सत्तू बनाते हैं, ठीक है, लिखना प्रोडक्ट भी इसके लिखना। सत्तू के अलावा हम इसकी चपाती भी बनाते हैं, लेकिन चपाती बेसिकली इसकी अच्छी नहीं होती हैं। जो चपाती होती हैं वो इसकी अच्छी नहीं होती हैं। और क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि इसमें क्या है, ब्लैक टू ब्राउन कलर हो जाता है उसका, ब्लैक टू ब्राउन कलर हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसकी जो चपाती होती हैं ये परफेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। चलो फूड ग्रेन पर सत्तू इसका सबसे अच्छा होता है। जो बनाते हैं वो एक इफेक्ट देता है, क्या इफेक्ट देता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट? तो कूलिंग इफेक्ट हमको ये देता है। क्या देता है? कूलिंग इफेक्ट। यानी कि अगर आप गर्मियों में इसको खाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो इसको कूलिंग इफेक्ट देता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लाइव स्टॉक फीड करने के लिए बार्ले का कल्टीवेशन होता है, बिल्कुल सही है यशस्वी। साइलेज भी बनाते हैं। साइलेज सबसे अच्छा साइलेज किससे बनता है ये बता दो। अच्छा आप लोग साइलेज के लिए अगर आप बात कर रहे हो, वेस्ट साइलेज बताओ कि वेस्ट जो साइलेज है ये किससे हम बनाएंगे? वेस्ट साइलेज, चलो बताओ। अगर हम बात करें 6 रो वाले, तो ये क्या था हमारा? 6 रो वाले क्या था? हार्डियम, क्या था? हार्डियम वल्गेयर, ठीक है। क्या था? हार्डियम वल्गेयर था, ठीक है। चलिए याद रखना। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप बार्ले को माल्ट पर्पज के लिए सोक कर रहे हैं तो कितने घंटे तक उगाएंगे? तो इसको लगभग आप कितने 24 घंटे तक आप इसको उगाते हो, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स से अगर आपको 36 दे देगा तो गलत मत करना, उसको भी आप सही मान लेना, ठीक है। उगाते हैं बिल्कुल। हमारा मान चलो आज अभी आपने इसको क्या किया? भिगो दिया, और कल आप इसको लोगे तो 24 घंटे तो हो गए हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब 24 घंटे के लिए हम उगा रहे हैं तो 24 तो हमारा आंसर करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगर 24 नहीं दिया उस केस में आप 24 से 36 भी दे सकते हो, ठीक है। 24 से 36 भी करेक्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए 24 घंटे, ओके। मेज, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। जो मेज क्रॉप होता है, ठीक है, यानी कि जो मक्का होता है, इसको क्या है, इससे हम साइलेज बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम मक्के को भी साइलेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइलेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछूं तो एक क्वेश्चन मैं और आप सभी से जानना चाहूंगा। जो वार्ले था, ठीक है, वार्ले का ओरिजिन प्लेस आप लोग और बता दो। इसका ओरिजिन प्लेस और आप लोग बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन प्लेस आप सभी एक बार इसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो फटाफट। क्या है ओरिजिन प्लेस? क्या है ओरिजिन प्लेस? क्या है? 24 टू 36 आवर्स हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ,
कॉमन सेंस जो आपकी कहते नहीं, आप खेत में गए और आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, ठीक है, उसको ध्यान से जाया करो। जब भी किसी रास्ते से निकला करो तो अब तो आपको अवेयर, देखो मुझे क्या लगा कल के एग्जामिनेशन को देख के कि जो आयोग है या जो पेपर सेटिंग बॉडी है, ये आपसे ये नहीं कह रही कि आप कितना अच्छा रट लेते हो, कितनी अच्छी आपके पास थ्योरिकल नॉलेज है। ये मुझे ये लगा कि आप जो आयोग पेपर सेट कर रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि आप अवेयर हो कि नहीं, आपके पास आसपास में जो भारत में या विश्व में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चल रहा है, क्या आप उसके बारे में अवेयर में हो। तो एक तो कल क्वेश्चन पूछा गया था थीसिस से, उसने क्वेश्चन पूछा आयोग ने, मतलब कि रिसर्च ट्रायल हमने कंडक्ट किए हैं, ठीक है, रिसर्च ट्रायल हमने कंडक्ट किए हैं फंगस पे, फंगस का इफेक्ट देखा हमने बहुत सारी जगह, तो कौन सा फंगिसाइड इसमें सबसे उपयुक्त हमें साबित हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी, आप कितने भी रिसर्च पेपर पढ़ लो नहीं मिलेगी, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको चारों तरफ से एग्रीकल्चर का जो चल रहा है सिस्टम उससे, अफ्रीका बहुत सही सभी का, ठीक है। अगर आपने लिखा है अफ्रीका, एब्सिसिनिया, इथोपिया, जैसे कि रवि जी ने लिखा है बिल्कुल सही है, और जिन्होंने अफ्रीका लिखा है उनका भी एकदम परफेक्ट है आंसर, ठीक है। चलो अफ्रीका मान लेंगे, अगर नहीं अफ्रीका है तब क्या मानोगे, तो आप एब्सिसिनिया रीजन, या फिर आप यहां पे तब क्या मान सकते हो, या आप इथोपिया मान सकते हो, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन था। और आज हम सोरगम यानी कि ज्वार को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सोरगम को जब भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्या, प्लांट की एनाटॉमी के बारे में समझना चाहिए। प्लांट की एनाटॉमी की अगर मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूं तो कुछ इस तरीके से आपको मेज की तरह से ही प्लांट आपको देखने को मिलता है, मेज की तरह ही अच्छा आपको प्लांट देखने को मिलता है, बस आपका जो इन्फ्लोरेंस होता है ये थोड़ा आपका ज़्यादा चेंज होता है, और इसी में ग्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो सोरगम है ये कैसा होता है, ये सरवाइव कर लेता है ड्रॉट कंडीशन में भी, ड्रॉट यानी कि सूखा। अब कहेंगे सर ड्रॉट क्या होता है, चलो बता देता हूं ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट की जब हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अगर हम कुछ इसमें पॉइंट्स नोट करने की चर्चा करें, बात करें, तो अगर बरसात कितनी हो रही है 75%, अगर मान चलो आपको 100% बारिश हो रही है, तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, इसका 75% ही अगर बारिश हो रही है तो इसको कह सकते हैं हम क्या है, ये ड्रॉट है, ठीक है, ये क्या है, ये ड्रॉट कंडीशन है। या हम कहें सिर्फ 25% ही बारिश हुई है तो ये भी ड्रॉट है, ठीक है, कि टोटल इतनी बारिश होनी थी उसकी 25% कम हुई है तो ये भी क्या है, ड्रॉट है। दोनों प्रकार से पूछ लेगा, ये भी ड्रॉट है। फिर हम ड्रॉट को बहुत तरीकों से क्लासीफाई भी करते हैं, कौन कौन से क्लासीफाई हो सकते हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, एक आपका सीबीए डॉट होता है, एक आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, एक आपका फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है, ठीक है, एक आपका फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा सोरगम से रिलेटेड वो रहेगा फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। इसमें आपको ड्रॉट तो ड्रॉट टॉलरेंट है ही रहा है, साथ ही ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप भी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर फिजियोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में थोड़ा समझा दो, ठीक है। मान चलो ये कोई प्लांट है, इसकी रूट्स इस तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं, इस तरीके से रूट सिस्टम इसका देखने को मिलता है। सेम मक्के में जो मिलती हैं वही रूट्स इसमें मिलती हैं। मक्के में कौन कौन सी मिलती हैं, चलो याद करो, फटाफट लिखो। इस तरीके से रूट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। अब रूट क्या करेंगी, यहाँ पे यहाँ पे सॉइल में पानी है, ये इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगी और पूरे प्लांट की बॉडी में इस तरीके से आपको पानी देखने को मिल जाएगा। पूरे प्लांट में आपको इस तरीके से पानी का फ्लो देखने को मिल जाएगा। मान चलो सॉइल में इस तरीके से पानी है और सॉइल में इतना पानी कम हो गया कि ना ही वो प्लांट को मिल रहा है, और अब क्या हो रहा है, प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, यानी कि उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो आकार की है, जिस तरीके से पानी जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, खाना मिल रहा है, तो उसको ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्या पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई है, या कमी हो गई कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इतनी यानी अव्यवस्थाएं हो गई। कैसे हो जाएंगी, मान चलो बहुत ज्यादा साल्ट यहाँ पे आ गए पानी में, बहुत ज्यादा साल्ट पानी में आ गए, तो फिर क्या है, फिर साल्ट पानी में आ जाएंगे तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑस्मोसिस जो क्रिया होती है कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव देखने को मिलता है और पानी जा नहीं पाएगा, यानी कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कह देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे, सोरगम, उसको टिक करोगे, सही, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो आप बोल देना कि ये क्या है, सोरगम क्रॉप आपको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप भी देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा और बताओ, इसको थोड़ा डेप्थ में लेके चलो डेप्थ में लेके चलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो सोरगम है, यहाँ पे आपको एक सेल मिलती है, कौन सी सेल मिलती है, मॉर्टर सेल मिलती है। कौन सी, मॉर्टर सेल नाम का आपको एक सेल यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सेल इन द कह सकते हैं कि बेसिकली टिश्यू, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती है, टिश्यू बनाती है। तो मॉर्टर सेल जो होती है इसकी एक विशेषता होती है, आप इसको याद रखना, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रिक्स लाइक सेल। क्या, ब्रिक्स सेल, ब्रिक्स मतलब क्या होता है, इस तरीके से ईंट होती है, ईंट।
अब जब आप ईंट का नेचर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईंट पे क्या करो, आप पानी लो, ऐसे छिटक मारो तो क्या करेगा, तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या करेगी, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर थोड़ा पानी और छिटको, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी कि जो यहां पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, तो सोरगम को आप सिपिंग प्लांट भी कह सकते हो। क्या, सिपिंग प्लांट भी आप इसको कह सकते हो, सिपिंग प्लांट। सिपिंग प्लांट भी आपका देखने को मिलता है। या अगर आपसे क्वेश्चन में कोई दूसरा पूछ ले कि सिपिंग ना पूछे, बोले कि जो सोरगम है ये वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो बाय द सिपिंग। सिपिंग मतलब कैसे करता है, थोड़ा थोड़ा लेके, थोड़ा थोड़ा लेकर। अच्छा वो उसका ठीक है, वो ब्लिंक ऑफ नहीं, वो आपको दिखाना था 3D में। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये आपको सिपिंग प्लांट देखने को मिलता है। सिपिंग नेचर इसमें पानी का जो होता है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो जब जो मोटर सेल हैं ये क्या करती हैं, इनके कुछ फीचर होते हैं। इनके फीचर क्या होते हैं, इनमें दो तरीके से लेयर फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से ये सेल होती है। अब जैसे ही पानी यहां पे आया, पानी आ गया, पहली जो लेयर होती है मोटी होती है थोड़ी, पानी यहां से एकदम नीचे गया। अब चूंकि पानी तो भाई ज्यादा मात्रा में पानी है तो आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, पार करके चला जाएगा। लेकिन ये जो लेयर है ये आपको कहीं ना कहीं पतली देखने को मिलती है। इस तरीके की इसकी जो आकार की होती है वो उसको ज्यादा नहीं समझना है, हमें समझना है कि फंक्शन क्या है। तो जैसे ही पानी मान चलो यहां पे आ गया, अब यहां पे क्या है, पानी इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। अब पानी क्या है, इवोपरेट नहीं हो पाएगा, ट्रांसपायरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर जाने में कठिनाई हो रही है। तो जब बाहर जाने में कठिनाई होगी तो क्या होगा, ये क्या करेगा, कंजर्व करेगा। क्या, कंजर्वेशन ऑफ वाटर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर है वो आपको क्या है, देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ आपको यहां पे प्लांट में एनाटॉमी देखने को मिलती है। इसी कारण क्या है, इसी कारण जो आपको सोरगम देखने को मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, ड्रॉट टॉलरेंट देखने को मिल रहा है। तो अब आप चाहे ऐसा ASRB नेट में बैठ जाओ, चाहे आप GRF में बैठ जाओ, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन किसी एग्जाम में बैठ जाओ, इतना ज्यादा डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर पूछ भी लिया, अगर पूछा तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप तो कह पाओगे मुझे पता है कि ड्रॉट टॉलरेंट अगर है प्लांट तो है क्यों, उसका हमने आपको पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे करके दे दिया। ठीक है, मोटर सेल क्या करती है, उनका फंक्शन कैसा है, क्या करती है, वाटर को कंजर्व करती हैं, वाटर को कंजर्व करती हैं। साथ ही साथ ये क्या करती हैं, याद रखना, ये जो करती हैं क्या, इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं बोथ सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जिधर से भी बोथ सरफेस पे इन द सेंस जिधर से भी पानी मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा पानी लेने का ट्राई करेंगी। और पानी क्योंकि यहाँ पे मोटर सेल है तो पानी ज्यादा ज्यादा ले लेगी, लेकिन बाहर आने ही नहीं देगी। और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म में इसका काम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया समझ गया कि नहीं समझ गए, बताओ एक बार, बताओ कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। पढ़ा था इससे पहले कुछ है, इससे पहले पढ़ा था आपने क्या, तो ये अगर आप समझ गए हो, अच्छे से समझ आ गया, कोई डाउट या कोई प्रश्न नहीं रहेगा, चलो आगे अपनी क्रॉप को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है बेसिकली, तो वही सेम हमारा पैटर्न रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिल रहा है, यही आपकी बीज है, यही आपका ग्रेन है, यही आपका ओवरऑल कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं बहुत सारे टर्म यूज करता हूं और ध्यान से सारी चीजों को सुनना। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सही, दैट्स वाई इसको कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। बहुत सही रवि रंजन, कैमल क्रॉप इसीलिए है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स पाए जाए जो केमल में पाए जाते हैं। केमल में क्या होता है, एक झिल्ली होती है बहुत बड़ी पानी की, वो इकट्ठा कर लेता है और उसको ही यूटिलाइज करता रहता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही सारी चीजें हैं, मोटर सेल पाई जा रही हैं और मोटर सेल ही क्या है पूरा इसको डॉट में भी सर्वाइव करने का नेचर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चल अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की, यानी कि इसका जो डिस्कशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे। बॉटनिकल नेम आप सोरगम बाइकलर कह सकते हो या सोरगम स्पीसीज भी कह सकते हो। बेसिकली इसको हम क्लासिफाई करेंगे आगे, इसका पूरा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसको 5 प्रकार से एक साइंटिस्ट है मोंच नाम के, उन्होंने इसको डिवाइड किया था। सोरगम स्पीसीज कह दोगे या आप कह दो सोरगम बाइकलर, दोनों नाम आपके सही रहने वाले हैं। फैमिली सेम वही ग्रेमनी या पोएसी है। ठीक है, और ये आपका किस में आएगा, ये आपका किस में आएगा, ये आपका मेजर मिलेट में आएगा। किस में आएगा, मेजर मिलेट में आएगा, याद रखना। ठीक है, मेजर मिलेट में आपका ये आएगा। ठीक है, अच्छा
ओरिजिन प्लेस की बात करूं तो अफ्रीका देखने को मिल रहा है, यानी कि इथोपिया रीजन देखने को मिल रहा है। क्रोमोसोम नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी पूछ देता है सोरगम के क्रोमोसोम, 20 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोटीन लगभग इसमें 10.4% पाई जाती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं चर्चा करूं 70% कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम फूड के लिए और फॉडर पर्पज के लिए ग्रो करते हैं। फॉडर पर्पज में भी बेसिकली एक हम पढ़ेंगे अभी, एक स्वीट सोरगम। ठीक है, जैसे स्वीट हमने पढ़ी थी, स्वीट मेज पढ़ी थी, इसी प्रकार से स्वीट सोरगम हम यहाँ पे ट्राई करेंगे पढ़ने का। ठीक है, उसको भी जानेंगे क्या होता है, कैसे बनाया गया, सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे स्वीट सोरगम के बारे में यहाँ पे। ठीक है, चलिए 70% जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है, कंट्रीब्यूट इसमें इंडिया और अफ्रीका करता है प्रोडक्शन में। ठीक है, दोनों का योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, 70% प्रोडक्शन होता है, ये दोनों सिर्फ कंट्री से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी दो कंट्री है, इंडिया और अफ्रीका। इंडिया में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा ये महाराष्ट्र में, एरिया और प्रोडक्शन दोनों बेसिस पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको यूएसए और यूक्रेन कहीं नजर आएगा। ठीक है, सोरगम एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है। सोरगम क्या है, दिस इज एग्जॉस्टिव क्रॉप। अब हो सकता है कुछ लोगों को एग्जॉस्टिव क्रॉप के बारे में ना पता हो, चलो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ, ताकि आगे जब भी फ्यूचर में कुछ भी एग्जॉस्टिव क्रॉप से आए तो आपके वो नया ना लगे। मान चलो ये कोई प्लांट है, और बेसिकली याद ये रखना कि एग्जॉस्टिव क्रॉप की जब भी बात की जाती है, एग्जॉस्टिव क्रॉप की जब भी बात की जाती है तो ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चर्चा होती है। क्या बात है, एग्जॉस्टिव क्रॉप हम क्यों रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम कि एग्जॉस्टिव क्रॉप है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम एग्जॉस्टिव क्रॉप है, बिकॉज आप जानते हैं कि मान चलो ये आपका 1 हेक्टेयर फील्ड है। ठीक है, ये आपके पास 1 हेक्टेयर का फील्ड है, और 1 हेक्टेयर जो फील्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 1 हेक्टेयर अगर मैं कह दूं आपका ये जो फील्ड देखने को मिल रहा है, इसमें मैं बोल दूं कि नाइट्रोजन यहाँ पे है लगभग 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोल दूं फास्फोरस यहाँ कितनी है तो बोल दूं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ पोटास तो पोटास आप बता दो कि लगभग 26 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवेलेबल है। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने सॉइल की चेकअप कराई थी, मेरी जो 1 हेक्टेयर का फील्ड है मुझे लगभग इतना न्यूट्रिएंट परसेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट है, वो आपको ईटीसी में हम शामिल कर लेंगे, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैंने कुछ क्रॉप ऐसी चूज कर ली जिनका नेचर कैसा था, एग्जॉस्टिव नेचर था। अब सर कहोगे कि एग्जॉस्टिव क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे पहले तो हमें एग्जाम्पल जाना चाहिए कौन सी क्रॉप है जो एग्जॉस्टिव नेचर में आती हैं। एक तो आप बात करोगे मेज हो गई, मेज आपकी ये भी एग्जॉस्टिव क्रॉप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सोरगम तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, सोरगम भी आपकी एग्जॉस्टिव क्रॉप है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आगे पढ़ाएंगे हम लोग बाजरा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बाजरा तो ये भी एग्जॉस्टिव क्रॉप है बिल्कुल। तो ये कुछ क्रॉप होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपनी जो कह सकते हो बायोलॉजिकल यील्ड है, बायोलॉजिकल यील्ड इन द सेंस कि प्लांट बहुत बड़ा होता है। प्लांट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और प्लांट जब बहुत बड़ा होगा, कोई भी इंसान जब बहुत बड़ा होगा, जैसे कि मान चलो अगर आपको ही अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है, आपको अपनी बॉडी बनानी, तो आप क्या करते हो, आप प्रोटीन खरीदते हो। ठीक है, आप ड्राई नट्स खरीदते हो, आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हो, आप ऐसी चीज़ों को सेवन करते हैं जहां आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी न्यूट्रिएंट हैं अच्छी मात्रा में मिले, तभी तो आपका शरीर बड़ा होगा, तभी तो आपकी बॉडी बनेगी। तो सेम जो प्लांट बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो सेम बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहाँ इतने ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं है ना, लेकिन उनमें भी अगर क्रॉप की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो मेज क्या है, बड़ा प्लांट है, सोरगम क्या है, बड़ा प्लांट है, बाजरा कैसा है, एक बड़ा प्लांट है। तो ये क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इनको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। यानी कि आपने अगर अपनी फील्ड में अब सोरगम को अगर ग्रो कर दिया है, अगर आपने सोरगम यहाँ पे अपनी फील्ड में उगा दिया है, तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपने न्यूट्रिएंट यहाँ आपकी फील्ड में इतने ज्यादा अवेलेबल थे, ये कहीं ना कहीं एक सोरगम को उगाने के बाद में आपको इसका जो रेशियो है ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी फील्ड में पहले नाइट्रोजन 260 थी, अब सिर्फ 100 ही बची। हो सकता है फास्फोरस पहले 60 था, अब सिर्फ 20 ही बचा। हो सकता है आपकी फील्ड में 60 किलोग्राम पोटास था, अब हो सकता है यहाँ पे ये 12 ही बचा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, यानी कि ये न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेती है। एक शब्द आपने सुना होगा अगर पढ़ा है तो एक होता है न्यूट्रिएंट माइनिंग। क्या होता है शब्द, याद रखना, न्यूट्रिएंट माइनिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट माइनिंग बेसिकली, माइनिंग तो आपने केजीएफ मूवी देखी है। माइनिंग क्या होता है, चट्टाने जो खदानें होती है, यहाँ पे क्या करते हो आप, खदानों में क्या है, खदानों में आप कोयला निकालते हो, सोना निकालते हो, हीरा निकालते हो, जवाहरात निकालते हो, जो भी चाहिए वो माइनिंग करते हो, न्यूट्रिएंट की माइन करते हो। तो ये जो क्रॉप होती है न्यूट्रिएंट को माइन करती है, यानी कि सॉइल से न्यूट्रिएंट को निकाल लेती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट माइनिंग अगर वर्ड आ जाए तब भी आप सही कर सकते हो कि न्यूट्रिएंट माइनिंग क्रॉप में कौन कौन सी है, मेज है, सोरगम है, बाजरा है। ठीक है, ये मोस्टली क्रॉप आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप याद रखना कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप में भी बेसिकली बड़ी बड़ी क्रॉप है, C4 कह लो तब भी सही है, लेकिन मोस्टली आपको यही क्रॉप देखने को मिलेंगी। तो ये क्या करती हैं, दीज आर द न्यूट्रिएंट माइनिंग क्रॉप, दीज आर द एग्जॉस्टिव क्रॉप। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे क्या होता है एग्जॉस्टिव क्रॉप, क्या होता है आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट माइनिंग क्रॉप, समझ गए। ठीक है,
बताइए यस या नो, बताइए कोई कंफ्यूजन किसी का? सुमित, आशीष, रवि, मनीष, प्रवीण, किसी का कोई कंफ्यूजन? आकृति कहाँ है आज? ये बच्चे गायब कहाँ हो गए? मैं चाह रहा हूं कि इस ये साल आपकी तैयारी का लास्ट साल हो, है ना, इसके बाद आप तैयारी ना करें, ठीक है, बस सिलेक्शन हो जाए सभी का। मैं सच में मैं इमोशनल होता हूँ कभी कभी आपसे बात करने में, तो मैं ज़्यादा बातें करता भी नहीं हूँ, इसीलिए जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना उस दिन में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रोना आएगा। सही सही है। नो सर, सारे क्रॉप माइनिंग करते हैं, हाँ सारे क्रॉप माइनिंग करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना ये जो क्रॉप्स हैं ये ज़्यादा माइनिंग करती हैं, क्योंकि बड़ी क्रॉप्स हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। क्लियर साक्षी, चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए, एग्जॉस्टिव क्रॉप का कॉन्सेप्ट समझ गए। एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती है? इसके अलावा इसको दुर्रा और काफिर कल्टीवेटर जो होती है ये मोस्टली इसकी रेस है। आगे बताऊंगा भी क्या है दुर्रा और काफिर क्या है, ठीक है। चलो कुछ और नाम है इसके हम समझ लेते हैं, जैसे कि इसको हम ज्वार बंगाली में कहते हैं, गुजराती और हिंदी में भी हम ज्वार ही कह देते हैं। इसको जोला हम कनाडा में कहते हैं, जो कन्नड़ भाषा है उसमें हम जोला कह देते हैं। चोलम इसको मलयालम भाषा में, तमिल भाषा में कहते हैं। ज्वारी, ज्वारी बेसिकली मराठी शब्द है, और ये जहाँ ये ओरिया शब्द देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं और देखूं यहाँ पे आपको जोहानू ये आपका तेलुगु वर्ड है, और अदर नाम अगर हम देखें तो माइलो और चरी भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नाम समझ लीजिए, प्लांट देख लो एक बार, प्लांट समझ लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, प्लांट कैसा होता है ना, इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये फॉर्डर पर्पस के लिए ही बेसिकली देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। फॉर्डर पर्पस में ही लग रहा है कि फॉर्डर ही आपने उगा दिया। फॉर्डर जब आपका फ्लावरिंग होगी तो इस तरीके से आपकी फील्ड आएगी, और जब आप हार्वेस्टिंग, आप देखो हार्वेस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, काट रहे हैं पूरा प्लांट, फिर आप हार्वेस्ट करके इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा हम यहाँ पे बात करें स्पीसीज कुछ है, ये एक मुझे स्लाइड मिल गई, ठीक है, और इसमें बेसिकली ये था कि क्रोमोसोम नंबर का यहाँ पे वेरिएशन दिया रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सोरगम हेलिपेंस, एक तो बेसिकली आपका यहाँ पे 40 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम देख लेना इनका, ठीक है। अगर कोई पूछ ले, कभी आपसे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, सोरगम हेलिपेंस में आपको 40 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। सोरगम प्रोपी पाइकुनम ये भी बेसिकली सोरगम के ही कहीं ना कहीं रिलेटिव है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो इसमें 20 क्रोमोसोम, सोरगम बाइकलर आपको पता ही है, इसमें भी आपको 20 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट है देख लेना, सोरगम हेलिपेंस जंगली सोरगम आपको देखने को मिलता है, इसको हम जॉनसन ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राइजोम के थ्रू यहाँ पे आपको प्रवर्धन देखने को मिलेगा, और पेरिनियल नेचर का होता है, ठीक है, पेरिनियल नेचर का आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। आगे तो हम सोरगम को डिस्कस ही करेंगे। दोनों जो क्रॉप है ये आपकी वाइट कहीं ना कहीं इसको हम प्रोजेनेटर मान लेते हैं, और सोरगम बाइकलर जो आपकी कल्टीवेटेड है, ठीक है। सोरगम हेल्पेंस जिसको हम जॉनसन ग्रास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो जंगली, अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सोरगम का जो इन्फ्लोरेंस है, पहले देख के पता लगा कि पेनिकल है, ठीक है, पेनिकल इन्फ्लोरेंस है। इसको हम कैटल में फीड करने के लिए, पोल्ट्री और स्वाइन, ठीक है, जो पिगरी होती है यहाँ पे हम उनको खिलाने के लिए इसको ग्रो करते हैं। प्रोटीन 10 से 12%, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। फैट आपको 3%, कार्बोहाइड्रेट 70% अभी बता दिया है, उसके पर्पज के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको, जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट आपको है, न्यूट्रिएंट का कंटेंट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे उसका बाइफर्गेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसको बाइफर्गेट करते हैं, उसको डिवाइड हम यहाँ पे करते हैं। इसको हम ह्यूमन एज ह्यूमन डाइट में, जैसे कि रोटी हो गई, ठीक है, अभी बताया था, जो अलग अलग स्टेट है यहाँ पे अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। रोटी हो गई, बकरी हो गई इसके नाम से, और कुक राइस की तरह से कुक भी करते हैं। अच्छा हो सकता है आप लोगों ने खाया भी हो सोरगम को, सोरगम खाया है कोई लोग इसको भून के। मैं यूनिवर्सिटी में था तब कुछ दोस्त खिलाए थे, मैंने भी नहीं इसको ट्राई किया, लेकिन तब खाया था। इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसके ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको तोड़ काट के लेते हैं, मतलब काट के ले आते हैं, और उसको कुक कर देते, कुक इन द सेंस जो आग होती है उसमें भूनते हैं, और आग में भूनते हैं तो ये छोटे छोटे से इसमें ही पॉप बनते हैं वो, लेकिन हमें दिखते नहीं, बहुत छोटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी फूटता है, ये भी फूटता है, इसमें भी पॉपकॉर्न नेचर होता है, लेकिन उतना अगर इसमें वो नहीं होता है, मतलब अंदर मॉइस्चर नहीं होता तो ज़्यादा बड़ा पॉपकॉर्न बन पाए, लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो तभी मैंने ट्राई किया था, इसको इस पर्पज के लिए भी हम लोग उगाते हैं, हाँ ठीक है, यानी खाया है आप लोगों ने भी, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको जब खाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत लेंथी होता है इसका, ठीक है। यंग जो प्लांट है इसमें आपको प्रोशनिक या आप कह सकते हो कि हाइड्रोसोनिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है, हाइड्रोसोनिक एसिड देखने को मिलता है। देख लो सिंगल प्लांट आपका सोरगम का, अब तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो रहा होगा। एज बैक्ड राइस खाए हैं, हाँ बैक्ड राइस तो फिर वो तो अलग आपका हो गया ना। चलो
अब देख सकते हो ये आपको प्लांट देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें भी फ्लैग लीफ होती है, ध्यान रखना, फ्लैग लीफ इसमें भी पाई जाती है। फ्लैग लीफ सभी सीरियल्स में पाई जाएगी, लेकिन मेजर रोल कुछ ही प्लांट में वो प्ले करती है। यहाँ पे ये आपको फ्लैग लीफ देखने को मिल रही है। ये आपका इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पेनिकल कह रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस को क्या कह रहे हैं हम, पेनिकल कह रहे हैं, पेनिकल कह रहे हैं। और पेनिकल याद रखना, देखो भूलना कुछ भी नहीं, भूलना कुछ भी नहीं है। पेनिकल किस किस से मिलकर बना होगा, बताओ फटाफट, क्या क्या यहाँ पे पाया जाएगा। कंपोनेंट ऑफ पेनिकल अगर मैं क्वेश्चन कर दूं तो क्या बताओगे, ये आपको लीफ देखने को मिल रही है और ये आपको स्टेम देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से ये आपको सिंगल प्लांट देखने को मिल रहा है, जो कि किसका है, आपको सोरगम का प्लांट यानी कि ज्वार का प्लांट देखने को मिल रहा है। देख लो अच्छे से, ठीक है, जिसने नहीं देखा या देखा भी है फिर भी ध्यान से देख लो, सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट यहां से डिस्कशन, जो कि यहां पे आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो सोरगम पे चलाया गया था, ये चलाया गया था इन द ईयर ऑफ 1969 में चलाया गया था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सोरगम रिसर्च प्रोजेक्ट नई दिल्ली में चलाया गया था। कब चलाया गया था, इन द ईयर ऑफ 1969 में चलाया गया था। ठीक है, याद रखना। और सभी क्रॉप का, किसी भी क्रॉप पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी हो सकता है, कोई हमारा हनी बी हो, लक कल्चर हो, पी कल्चर, बहुत सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सोरगम का हो गया, मेज का हो गया, व्हीट का हो गया, बहुत सारे चलते रहते हैं। तो इनका डेवलपमेंट का काम होता है बेसिकली उस क्रॉप से रिलेटेड, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्या क्या और रिसर्च हो सकती है, कैसे वो और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है हमारे ह्यूमन के लिए। इसको 1970 में ट्रांसफर कर दिया गया था और ये हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ, हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि मैं उसका रीजन भी है क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। उसका रीजन क्या है कि एक तो याद रखना कि एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर जो सोरगम का है, ये भी हैदराबाद में है। और हैदराबाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, जो कि इक्रिसेट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म 2-3 बार लिख लेना। ठीक है, 2 से 3 बार लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अभी आपको अगर 100% चीज पता है और जैसे ही आप एग्जामिनेशन बैठोगे, वो अपने आप 80 या 70% हो जाएगी, 80 या 70% हो जाएगी, 80 या 70% हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो कम लिखना बहुत जरूरी है। ये जो डिफिनेशन आपको कंफ्यूज करती हैं, इक्रिशोट हो गया, क्रीडा हो गया, है ना, और एक आपकी हॉर्टिकल्चर की 1-2 हैं फुल फॉर्म है, वो कंफ्यूज करती हैं, तो उनको याद रखना। एक CGIAR है, वो भी कंफ्यूज करती है। तो जो भी कंफ्यूज करे उसको लिख लिया करो, 2 बार तो कम से कम लिख ही डालो। तो इसको लिख लो अभी। इक्रिशोट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स। ठीक है, हैदराबाद में आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इन पल्सेस पे भी काम है इनका। लगभग 5 जो क्रॉप हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उन पे रिसर्च करता है। ठीक है, अभी मोदी जी भी यहाँ गए थे, तो ज्यादा चर्चा में है, हो सकता है यहाँ से रिलेटेड। अब आप एक काम कर लेना, हैदराबाद डाल देना, चाहे तो आप नेट से सर्च कर लेना, इनसे रिलेटेड 5 पॉइंट। ठीक है, इक्रिसेट से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल के 5 जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको नोट कर लेना जरूर। ठीक है, 5 पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना। क्या क्या, कौन यहाँ पे हाल फिलहाल में आपके सीईओ देखने को मिल रहा है, कौन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और अभी हाल फिलहाल में एक इन्होंने स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम भी चलाया है। तो याद रखना, स्टूडेंट के लिए इन्होंने एक इंटर्नशिप भी चलाई है। आप सभी अगर इच्छुक हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो हैदराबाद से। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो MSc में है, चाहे वो BSc में है, तो बिल्कुल वो भी यहाँ पे क्या है, इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इंटर्नशिप में उनको पूरा साइंटिस्ट के साथ में लगा के बाकायदा चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो जब नए नए इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट हो गया आपका, मैनेज हो गया, निर्मा हो गया, नियाम हो गया, आनंद हो गया, तो जो हाईलाइट में रहते हैं इनके बारे में आप जान लिया करो। ठीक है, नई नई चीजें क्या यहाँ पे होती हैं। तो एक ऑफिसर वाली जो थिंकिंग है, जो ऑफिसर वाला कहते हैं ऑरा है, वो अभी से बना के चलो आप लोग। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। सोरगम बताया अभी, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आपको देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा इफिशिएंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वेरी इफिशिएंट फॉर इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा सोरगम और हम बात करेंगे मेज की, तो इनको दोनों को हम खरीफ और रबी सीजन में साउदर्न इंडिया में ग्रो करते हैं, लेकिन ओनली जो आपका खरीफ सीजन होता है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस चीज को भी आप। ठीक है, चलो फिर आता है रैंक। अगर हम सोरगम प्रोडक्शन की रैंक की बात करें इंडिया की, ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं हम लोग। अच्छा, थर्ड में आते हैं तो सबसे पहले पे कौन सा आता है, तो यूएसए सबसे पहले पे आता है, दूसरे पे आपका नाइजीरिया आता है, और थर्ड पे इंडिया आता है। ये आपको पैटर्न मैंने बता दिया है। ठीक है, ये पैटर्न मैंने बता दिया। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूं यानी कि भारत की बात करूं, भारत में आपको सबसे पहले कौन सा देखने को मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा महाराष्ट्र दोनों में है। ये किस में है, एरिया में भी है
ठीक है, प्लस प्रोडक्शन में भी है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में आपको ये आप आगे देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी की बात करूं, प्रोडक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ये आपको एमपी की देखने को मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है। क्या? मध्य प्रदेश की देखने को मिलती है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, कुछ लिखा किसी ने? मुझे करना है इंटर्नशिप। ठीक है, अभी इंटर्नशिप कर लेना अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अभी एक काम करो, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। मुझे ऑफिसर कहते नहीं, मुझे ऑफिसर देखना है आप सभी को लगते। लेमा पेलिया ग्रेन ठीक है, फ्लैग लीफ हो गया। हाँ, फ्लैग लीफ का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स, ठीक है। पैसा लगेगा सर, और कैसे संपर्क करें उनसे? मुझे करना है इंटर्नशिप, ठीक है, वो वेबसाइट के थ्रू हम बता देंगे। एक वीडियो मैंने डाला भी है, चैनल पे चले जाना, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगर ना कोई कंफ्यूजन फिर भी हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना, और टेलीग्राम मेरा वाला ऑफिशियल वाला ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे डिस्कशन ओपन है, तो पूछ सकते हो सारी चीजें। चलो, फिर आते हैं रूट सिस्टम पे। रूट सिस्टम सेम आपको वही देखने को मिलेगा जो कि मेज में देखने को मिला था। अब जब हम मेज की बात कर रहे थे तो वहां पे हमको सेमिनल रूट्स देखने को मिली थी, जो कि इम्ब्रियो से कम होती है। और सेमिनल रूट को क्या कहते हैं हम? बताओ क्या कहते हैं? दीज आर द टेम्परेरी रूट्स। ये परमानेंट रूट्स नहीं होते हैं, टेम्परेरी रूट्स होते हैं, ठीक है। ये सेमिनल जो रूट होती है, टेम्परेरी रूट होती है, बाद में खत्म हो जाती हैं। फिर मेन अगर रूट सिस्टम आपसे कोई पूछे सोरगम का कैसा होता है, तो एडवेंटिस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। परमानेंट रूट्स यही होती हैं। और जो रूट सिस्टम है सोरगम का, ये कैसा है? फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा? तो क्वेश्चन पूछे अगर कि सोरगम का रूट सिस्टम कैसा है, सोरगम का जो रूट सिस्टम है ये कैसा है, तो ये होता है फाइब्रस, ठीक है। ये कैसा रूट सिस्टम होता है? तो ये आपको फाइब्रस देखने को मिलेगा, यानी कि किस तरीके से? इस तरीके से जो फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। ये मेन एडवेंटियस रूट हो गई, ये कौन सी है? तो ये एडवेंटियस रूट है। और ये जो इस तरीके से आपको फैलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से फैलाव देखने को मिल रहा है, फाइबर लाइक जाल नुमा संरचना बन रही है, ये क्या है? यही आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलती है, ठीक है। यही आपकी फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। क्या है स्टेम? स्टेम की अगर हम चर्चा करें तो रूट सिस्टम समझ गए। सोरगम का जो स्टेम होता है सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। और जितनी सीरियल क्रॉप है कैसा होता है उनका? उनका हॉलो होता है, और स्पंजी होता है विद द स्पेस ऑफ पिथ, ठीक है, विद द स्पेस ऑफ द पिथ। बात करें हम नोड, इसमें जो होती है नोड्स और इंटरनोड पाई जाती है। अब नोड और इंटरनोड क्या होता है समझ लो। अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो इस तरीके से ये तना है, ठीक है, ये आपका स्टेम देखने को मिल रहा है, इसको क्या कह रहे हो? स्टेम कह रहे हो। तो इसमें बहुत सारी आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलती हैं। ये इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से। अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है आपकी? ये है नोड। ये क्या है? ये आपको देखने को मिल रही है, ये है नोड। और यहां से ये इस तरीके 1 2 3 बिटवीन द एरिया जो होता है बिटवीन नोड्स, उसको हम इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम क्या? इंटर नोड। इंटर नोड हम लोग यहाँ पे उसको कह देते हैं, याद रखना, इंटर नोड, ठीक है। नोड और इंटर नोड से मिलकर बना होता है, जैसे गन्ना नहीं, गन्ने में तो आप सिंपल समझते हो। नोड्स, इसको हम पुहिया भी कहते हैं, पुहिया, है ना, समझते होगी। एक इंटर नोड को हम फिर से नोड को हम क्या करते हैं? छीलते हैं, मस्त उसको चूसते हैं। फिर क्या होता है? बीच का जो एरिया बिटवीन द टू इंटर नोड, उसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनोड एरिया, इंटरनोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लीफ सिस्टम में अगर हम बात करें तो लीव्स आपको लगभग यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स की अगर बात करूं 7 से 24 तक लीव आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब लीफ इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एक नजर डाल दो हल्की सी, याद रहेगा। स्टोमेटा यहाँ पे है, बोथ सरफेस पे पाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको। कहाँ है? बोथ सरफेस पे स्टोमेटा देखने को मिलते हैं लीव्स। और इन लाइन ऑफ मोटर आपको सेल देखने को मिलेगी, बताया था पूरा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे था। लीव्स में इसीलिए क्या रखना है? बोथ सरफेस पे क्या है? यहाँ पे आपको बोथ सरफेस पे स्टोमेटा देखने को मिल रहा है। कहाँ? बोथ सरफेस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं, बोथ स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, साथ साथ आपको क्या है? मोटर सेल देखने को मिल रही है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे कि मोटर सेल किसमें पाई जाती हैं, बताओगे क्या? क्या बताओगे? मेज? क्या बताओगे? मेज बताओगे? नहीं, सोरगम बताना है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्ले करती हैं, ठीक है। चलो अब इस तरीके से पिक्चर आप देख लो। ये यहाँ पे क्या है? दिस इज अ पेनिकल, पेनिकल देख सकते हो। ये क्या है? यही आपका क्या है? पेनिकल है। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वही आपको पेनिकल कहलाता है, ठीक है। पेनिकल क्या है? यहाँ पे जो पुष्पक्रम है यही आपको पेनिकल कहलाता है। और पुष्पक्रम आप देख सकते हो इस तरीके से आपको नजर आता है। फिर आपको ये फ्लैग लीफ नजर आ रही है, ये क्या है? ये आपको क्या है? दिस इज अ फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ को क्या कहते हैं हम? झंडा आकार की पत्ती, फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ का इंपॉर्टेंट रोल क्या था? सभी लोग बताओ फटाफट, क्या था? फोटोसिंथेसिस करना। क्या था? फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो दिस इज आपका क्या है? ये कलम है, या इसको कलम कहो, या आप इसको CULM कलम कहो, या आप स्टेम कह सकते हो, ठीक है।
या आप इसको सूट कर सकते हो, ठीक है, सूट पोर्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे से क्या है बताऊंगा मैं। क्राउन रूट्स बेसिकली पाई जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक इसमें इंसेक्ट लगता है, इंसेक्ट बेसिकली सूट फ्लाई, अगर आप लोग पढ़े होंगे, वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सूट फ्लाई, सोरघम सूट फ्लाई इसको कहते हैं, सोरघम सूट फ्लाई। सोरघम सूट फ्लाई में क्या करता है, सोरघम सूट फ्लाई बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है इसको। सोरघम सूट फ्लाई है, इसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको दिक्कत पहुंचाती है। और उसी के कंट्रोल के लिए बहुत सारे सोरगम ऐसे प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वैरायटी डेवलप की जाती हैं जो कि इसके लिए टॉलरेंस है। अब आप कहोगे टॉलरेंस क्या करेगा, टॉलरेंस में क्या करेगा, वो अटैक बेसिकली जो करेगा वो लीफ पे करेगा, लीफ को खा लेगा। तो सोरगम क्या करेगा, और लीफ निकाल लेगा, जितनी ज्यादा खाएगा उतनी ज्यादा निकाल लेगा। तो टॉलरेंस अच्छा होता है या बताओ रेजिस्टेंट, बताओ। अब बताओ आप क्वेश्चन बताओ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द परफेक्ट, रेजिस्टेंट इज बेस्ट और वी कैन से टॉलरेंस इज बेस्ट, बताओ क्या है। देखो सेंसिटिव तो आप बताओगे, सेंसिटिव तो है तो यानी ज्यादा लग जाएगी। अब दो में चूज करना है आपको, कौन सा, एक आपको चूज करना है रेजिस्टेंट में कि रेजिस्टेंट अच्छा होता है, रेजिस्टेंट अच्छा होता है या फिर टॉलरेंस अच्छा होता है, बताओ बताओ क्या अच्छा होगा यहाँ पे, बताओ। कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है इसको, कौन सा टॉलरेंस अच्छा है, बताओ क्या अच्छा है, टॉलरेंस या फिर आपका रेजिस्टेंट। कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा भी जाए विच वन इज परफेक्ट, तो बिल्कुल आप हमेशा टॉलरेंस पे जाना। रेजिस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंट मान चलो आप हो, अब और अच्छा एग्जांपल आपको दूं, आप अभी रेजिस्टेंट हो, लड़के ज्यादा समझ सकते हैं। अभी रेजिस्टेंट आप किसके लिए होगे, बिल्कुल दूसरे यानी इन द सेंस किसी के लिए रेजिस्टेंट आप हो कि नहीं बात करनी है, नहीं बोलेंगे, ये हो गया वो हो गया, और थोड़े दिनों के बाद खुद ही वो रेजिस्टेंट ब्रेक हो जाएगी, आप खुद ही प्रयास करोगे चलो अब तो बहुत बहुत दिन हो गए, है ना, रेजिस्टेंट ब्रेक हो जाती है, लेकिन टॉलरेंस ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, जो टॉलरेंस होती है वो ब्रेक नहीं होती है, समझ गए, ये ब्रेक हो जाएगी, दिस इज ब्रेकेबल, ब्रेक हो जाएगी, आपका मन है ना ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, लेकिन जो टॉलरेंस होती है दिस इज नॉट ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होती है टॉलरेंस बेसिकली। अच्छा तुम नाम जरूर बता दो, यही तुम्हें बोलने की क्यों, हाँ सबको समझ आ गया था, लिख दो तुम सब कुछ, लीक कर दो बातें। टॉलरेंस जो होती है ये ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती किससे, मान चलो आपको कुछ दिक्कत हो गई यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है, मान चलो आप ये, ठीक है, आप समझो झुन्नू बना दी, झुन्नू लाल, चलो अरे बन जाओ, ठीक है, ये बाकायदा है, ये कोई पर्सन है, ये ब्रेक तो हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर टॉलरेंस आ गई, इनके अंदर का टॉलरेंस आ गई, किसी के अंदर का टॉलरेंस जब भी आ जाती है, टॉलरेंस इन द सेंस कह सकते हो मोटिवेशन, हमारा गोल ओरिएंटेड माइंडसेट, ठीक है, हमारा एटीट्यूड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आएंगी, वो कहेंगी आपकी किस में जाएंगी, टॉलरेंस पे जाएंगी, ठीक है, इसको समझ लो ध्यान से कि टॉलरेंस क्यों नहीं ब्रेक होती है। टॉलरेंस इन द सेंस क्या होगा, प्लांट और लीफ निकाल लेगा, ठीक है, और ज्यादा अपनी लीफ निकाल लेगा, ठीक है, समझ गए, चलो मुस्कुराओ ऐसे सभी लोग मुस्कुराओ, समझ गए वाला। फिर आता है स्पीसीज का क्लासिफिकेशन, सोरगम क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें, इसको क्लासिफाई हम जो करते हैं, तो क्लासिफाई एक साइंटिस्ट थे मोंच नाम के, क्या नाम था इनका, लिखो फटाफट भूल जाना फिर, मोंच नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको यल मोंच, ठीक है, मोंच नाम के साइंटिस्ट याद रखना, इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया, तब इसको 4 प्रकार से बेसिकली 5 प्रकार इसके इन्होंने डिवाइड किए, और 5 प्रकार कौन कौन से सभी को आपको याद करना है। 5 में पहला सबसे कौन सा है, तो सबसे पहला है इसका बाई कलर, इसको हम सोरगम बाई कलर कहते हैं। दूसरा आता है सोरगम गुआजाना, ठीक है, ग्यूनिया, जो भी आप पढ़ना चाहो। बहुत मजे ले रहे हो, मोंच, ठीक है, हाँ। फिर थर्ड आता है काउडेटम, फोर्थ आता है काफिर, और फिफ्थ आता है ड्यूरा। अब ये यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा आसार इसलिए हैं क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा ना मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऑप्शन बने बनाए हैं, क्या कहेगा, क्वेश्चन सिंपल बनाना है उसको, विच वन इज नॉट कम्स अंडर बेसिक रेस ऑफ सोरगम, या पूछ लेगा कि सोरगम की कौन सी रेस इसमें से नहीं है, और 5 ऑप्शन है, 5 ही ऑप्शन आने हैं, तो एक उठा के दे देगा आपको, कोई एक यहां से हटा देगा, बन जाएगा, तो याद कर लेना इनको, ठीक है। बाइकुलर है, ग्युआना है, काउडेटम है, काफिर है, ड्यूरा है, कौन से फिर से बोलो एक बार, काफिर है, काउडेटम है, आपकी ड्यूरा है,
गुआना है और वाई कलर है। फिर से एक बार बोलो, वाई कलर है, ठीक है, गुआना है, काउडेटम है, और कौन सी है आपकी, काउडेटम हो गई, काफिर हो गई, और एक आपकी काफिर बच गई, फिर कौन सी, हाँ काफिर बच गई, और ये ड्यूरा बच गई, ठीक है, 5 आपकी हैं, ठीक है। आगे बढ़े, जय हिंद, मोंच, हाँ सही, ठीक है, फोकस करो, इनको याद कर लो, ये पांचों याद कर लो, बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप देखते हो पांचों का जो इन्फ्लोरेंस है आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है, इस तरीके से नजर आता है। ये मोस्टली आपने जो देखा होगा ये देखी होगी, और आपने ये वाला देखा होगा, ये आई थिंक 3 आपके ने नहीं देखे होंगे। वाई कलर तो आपका ये सिंपल हो गया, वाई कलर तो देखे देखा होगा, ड्यूरा, काउडेटम, कॉफिर भी देखा होगा, ये जो गुआना वाला हो सकता है ना देखा हो, ठीक है, वाई कलर, गुआना, काउडेटम, काफिर और ड्यूरा। चलो आगे बढ़ो। अब आता है प्रोडक्टिविटी और एरिया की। तो प्रोडक्टिविटी और एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश कर्नाटका पे जा सकते हो, लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, देखो यहाँ पे इसको आप चेंज करना पड़ेगा, पहले पे आपको महाराष्ट्र रखना है, ठीक है। अभी कल मैं कंफर्म कर दूंगा, इसका कुछ डाटा प्रोडक्शन चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है। ये कैसा है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट में देखने को मिलता है। अभी तक जो हमने पढ़े थे उनमें या तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, क्या, या तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच की कंडीशन होती है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में याद रखना आप लोग, क्या रखना, ये जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, लगभग आपका 90% तक सेल्फ ही होगा, क्रॉस होगा। यहां पे क्या होता है 70% और 30% का रेशियो चलता है, ठीक है। 70% चांस है कि सेल्फ होगा, 30% चांस है कि क्रॉस होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में सोरघम भी आपका आता है, ठीक है, बेस्ट सोरघम भी आता है। और अगर आपने पढ़ा होगा पीजन पी, ये भी आपका इसी में निकल के आता है, ठीक है, पीजन पी ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो 2 इंपॉर्टेंट याद रखना कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, स्टिग्रा एक होता है, ये वीड है, एक वीड है स्टिग्रा, सेमी रूट में वीड होता है आपका, सेमी कह सकते हैं सेमी पैरासिटिक वीड होता है, ये सेमी पैरासिटिक वीड होता है, ये आपका स्टिग्रा है, ये जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका सोरगम का प्लांट है, और इसका स्टेम पे ये क्या कर रहा है, सेमी पैरासिटिक वीड आपका स्टिग्रा इसमें देखने को मिलता है। C4 प्लांट है और साथ साथ शॉर्ट डे होता है, C4 है, शॉर्ट डे। अच्छा, टॉप स्टेट प्रोडक्शन में आपको महाराष्ट्र को ही रखना है, और टॉप स्टेट अगर प्रोडक्टिविटी बात करें तो अभी बताया था मध्य प्रदेश रखना है। ये वाला डाटा इसको मैं कल वेरीफाई कर दूंगा, अभी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए आप इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं हटा ही देता हूँ इस चीज को, रुक जाओ 1 मिनट, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, हाँ अभी सही है। अभी अगर हम यहाँ पे लिखने का भी ट्राई करें तो अभी के लिए महाराष्ट्र लिख लो, कल मैं इसको वेरीफाई करूंगा। आई थिंक अगर चेंज हुआ होगा तो फिर नई जो हमारी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए महाराष्ट्र रखेंगे। याद हो गया, ये याद हो गया, फिर से करो इसको एक बार, फिर से बोलो, सेमी रूट पैरासिटिक वीड जो आपको देखने को मिलेगा वो स्टिग्रा देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टिग्रा देखने को मिलेगा। स्टिग्रा के बारे में आप कुछ जानते हो, स्टिग्रा के बारे में कुछ जानते हो आप लोग, बताओ फटाफट। स्टिग्रा से रिलेटेड कुछ बता दूं, सेमी एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। स्क्रोफोरेसिस की फैमिली होती है और ऑब्लिगेट एनुअल होता है, ठीक है। स्टिग्रा की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्ट्राइगा या स्टिग्रा जो भी आप पढ़ना चाहो, कैसा होता है, सेमी एरिड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, सेमी एरिड रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्लिगेट आपका देखने को मिलता है, ऑब्लिगेट नेचर का होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। ऑब्लिगेट स्कोरफू RAIECEAE स्क्रोफोरेसिस की फैमिली होती है, और ये कैसा है, सेमी रूट पैरासाइट है, सेमी रूट पैरासाइट है, सेमी रूट पैरासाइट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैसा है, सेमी रूट पैरासाइट देखने को मिल रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको स्टिग्रा से रिलेटेड, स्ट्राइगा से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, सेम सर सेम सबसे ज्यादा सोरघम मध्य प्रदेश में होता है, हाँ वही दिया ना डाटा, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी देख लेंगे एक बार, एक कंफर्म कर देंगे कल, ठीक है। अभी स्टेट्स आए हैं तो आई थिंक उसका वेरीफाई नहीं किया था पीपीटी में, हो जाएगा कल, इस एग्जैक्ट क्लियर बता दूंगा कितना डाटा है, क्या प्रोडक्शन, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। हाँ एनुअल होता है, ये भी याद रखना, एनुअल होता है, और ब्रॉड लीव होता है, ब्रॉड लीव, हाँ ब्रॉड लीव ही होता है, 1 मिनट, ब्रॉड लीफ ग्रीन प्लांट में
देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आप याद कर सकते हो स्टिग्रा से, ठीक है। ये आपका मेन प्लांट रहेगा, ये मान चलो मेन प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे स्टिग्रा आपका चिपका रहेगा इससे, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्ट्राइगा या स्टिग्रा जो भी पढ़ो आप, ये आपका क्या है, सोरगम है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ओके डन। चलो अब आ जाओ क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट आप सभी को पता है, इजी है, वही सेम रहेगा। आपका कौन सा क्लाइमेट है, वार्म और ह्यूमिड देखने को मिलेगा। जर्मिनेशन सबसे बढ़िया जो होता है 7 से 12 डिग्री से तापमान पर देखने को मिलेगा। जो बेस्ट ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है ये 26 से 30 होता है, ठीक है, 26 से 30 होता है। और यहाँ पे पॉलन डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल आप कह सकते हो कि जो वाटर रिक्वायरमेंट आपको है, एनुअल रेनफॉल अगर 500 mm हो रही है, या यहीं पे हम वाटर रिक्वायरमेंट को भी लिख लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट सेम गेहूं की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 450 से लेके 650 mm आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं अगर आप बात करो तो 45 सेंटीमीटर से लेके 65 सेंटीमीटर आपको बारिश देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट सॉरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सोरगम को हम मीडियम टू हैवी सॉइल्स, यानी कि मृदा कैसी चाहिए, तो मृदा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हैवी ब्लैक सॉइल अच्छी है, मीडियम टू ब्लैक सॉइल अगर देखने को मिलती है, पीएच जिसका 5 से लेके 8.5 है, तो सर्वाइव करता है अच्छा खासा, ठीक है। सोरगम मीडियम अगर अल्कलाइन सॉइल है, कैसी है, मीडियम अल्कलिनिटी अगर आपको देखने को मिल रही है तब भी अच्छा ग्रो करेगा, टॉलरेंट रहेगा, बट लेस टॉलरेंट देन बार्ले, ठीक है, बार्ले से कम टॉलरेंट होता है, लेकिन ये सोरगम आपको टॉलरेंट देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। ग्रोथ फेज की बात करें, यानी कि जो पौधे की अवस्थाएं हैं, पौध की अवस्था है, पौधे की अवस्था है, उसमें आपको कौन कौन सी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, तो एक आपको वेजिटेटिव स्टेज देखने को मिलेगी, 30 से 35 दिन चलेगी, फ्लावरिंग 40 से 46, और फिर आता है ग्रेन फिलिंग स्टेज, ये 45 से 80 दिन तक आपको देखने को मिलता है। चलो आगे आते हैं वेराइटीज पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वैरायटी याद रखना, ये आपकी वैरायटी देखने को मिल रही है। फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी, CSH आपकी 1 थी, ठीक है, CSH 1 थी फर्स्ट हाइब्रिड आपकी। और इसके अलावा हाइब्रिड में आपको CSH 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 13 आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नॉर्मल वैरायटी में अगर मैं बात करूं CSB, ठीक है, ठीक है, सोरगम की ये वैरायटी आपको देखने को मिल रही है 10, 11, 15, 12 इसी तरीके से आपको देखने को मिलती है। अगर मिक्स क्रॉपिंग में आप करना चाह रहे हो तो याद रखना 6 और 9 परफेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। और मिक्स क्रॉपिंग करते हैं किसके साथ हैं, तो याद रखना इसको हम क्या है, ग्राउंड नट के भी साथ कर लेते हैं, ग्राउंड नट के साथ, ग्राउंड नट के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। जितनी पल्सेस हैं, पल्सेस के साथ तो बेसिकली आप लोग कर ही सकते हो इसको, ठीक है। ग्राउंड नट इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर आता है सेलाइन कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, याद रखना 2 वैरायटी तो याद ही कर लेना, इससे अगर सब नहीं हो रही तो 2 करना, CSB 9। और फॉर्डर के लिए, फॉर्डर में एक आपकी सिंगल कट है और एक आपकी मल्टीपट कट है, ठीक है। सिंगल कट में पंजाब चेरी 1 सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, और यूपी चेरी 1, इसके अलावा MP चेरी, ठीक है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया गया है। बात करेंगे मल्टी कट की, यानी कि इसको बार बार काट सकते हो, बरसीम की तरह यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसमें आपकी पूसा हाइब्रिड चरी 106, पूसा हाइब्रिड चरी 1, और यहाँ पे जवाहर चरी देखने को मिल रही है। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। इधर आपको सिंगल कट, डबल कट, मल्टी कट और डबल पर्पज के लिए यहाँ पे वैरायटीज मेंशन की गई हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है उसको हम नोट कर देते हैं एक बार। पूसा चरी 1 ये सिंगल कट आपकी है, इसके अलावा एक आपकी यूपी चरी है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा जवाहर चरी हो गई, हरियाणा चरी हो गई, पंचचरी हो गई, गुजरात फोर्डर और सोरगम 7 हो गया, याद कर लोगे। डबल कट में आपकी CO 27 आती है, गुजरात फोरज आती है, गुजरात फोरज सोरगम AS 16 आती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टी कट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी एक CSH पीछे बताया था मैंने, ठीक है। मल्टी कट में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है पूसा, और एक आपकी मिक्स क्रॉपिंग CSA 6, 9 देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा मल्टी कट में आपकी इंपॉर्टेंट पगारो चेरी हो गई, हर्षोना हो गई 855, और सफेद मोती, ठीक है, सफेद मोती इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा डबल पर्पज में एक GS 20 और इसके अलावा CSB 15, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं K11 के बारे में, क्योंकि ये बीट से मैच खाती है। K65 वहां पे है, यहाँ पे K11 है, ठीक है। चलो याद हो गया इतना, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट भी कर दिया गया। फिर आता है सीड रेट की बात। तो सीड रेट की अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, इसको हम पहले तो नॉर्मल कंडीशन में जो ग्रो करते हैं, ये आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होगा। अगर हाइब्रिड यानी कि शंकर आप लोग ग्रो करोगे, शंकर अगर आप लगाना चाहते हो, शंकर के लिए क्या है, यहाँ पे आप 10 से 15 किलोग्राम बीज यूज करोगे। ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगभग आपको 7.5 किलोग्राम बीज चाहिए होगा। डायरेक्ट सोइंग करोगे तो 10 किलोग्राम चाहिए होगा। अगर आप रेनफेड यानी कि वर्षा आधारित कर रहे हो, ठीक है, वर्षा आधारित अगर कर रहे हो, ठीक है, वर्षा आधारित अगर आप खेती कर रहे हो तो बिल्कुल आपको कितना चाहिए, तो आपको 15 किलोग्राम चाहिए। अगर फॉर्डर के लिए ग्रो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है,
फॉर्डर के लिए अगर ग्रो कर रहे हो तो बिल्कुल आपको कितना चाहिए, लगभग 40 से 45 चाहिए। आपको सोना जो सोइंग करनी है 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे करनी है। स्पेसिंग आपको 45 से 12 सेंटीमीटर रखनी है। स्पेसिंग आपको 45 से 12 सेंटीमीटर रखनी है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। ठीक है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो आपको इस तरीके से स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, चलिए आसान है सारी चीजें, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ये आपकी मान चलो प्लांट हो गया, ठीक है, ये आपकी रोज हो गई। ठीक है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो आपको स्पेसिंग जो रखनी है 45-12 रखनी है, 45 और 12 रखनी है। इंपॉर्टेंट है, जेआरएफ में पूछा गया है तो याद कर लेना है। ये तो स्पेसिंग तो याद कर लेना है इसकी। ठीक है, 45-12 कितना है स्पेसिंग, स्पेसिंग 45-12 आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा याद रखना। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में बेसिकली आपको वही याद रखना है कि नॉर्मल आप कितना दोगे नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो। तो बताया था आपको, एग्जॉस्टिंग ग्राफ है। आप लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हो, 60 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 या 60। ठीक है, 40 किलोग्राम आप यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो रख सकते हो। दिस इज अ परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप रेनफेड उगा रहे हो तो 60 दे दोगे। वाटर बताया था आपको 450 से 650 mm चाहिए होगा। और क्रिटिकल स्टेज होती है कुछ इसमें, आपको क्रिटिकल स्टेज की बात करूं, ये किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, यानी कि इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए आपको क्रिटिकल स्टेज देखने को मिल रही है कुछ। और वो कौन कौन सी है, अगर उसमें मैं बात करूं आपसे, एक तो आपकी सीडलिंग हो गई। ठीक है, ये 20 से 25 दिन पर होती है। दूसरी आपकी बूटिंग हो गई, यानी कि 50 दिन पे हो गई। तीसरी आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो गई 65-70। और चौथी आपकी ग्रेन फिलिंग स्टेज हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सीडलिंग स्टेज है। ठीक है, सीडलिंग स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, चलो बीड मैनेजमेंट में बात करते हैं। बीड मैनेजमेंट में बात करते हैं। क्रिटिकल जो आपको बीड, आपको क्रिटिकल कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्रिटिकल कंपटीशन बीड का देखने को मिलेगा 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग देखने को मिलेगा। अच्छा, मैनेजमेंट आप 2 हैंड वीडिंग कर सकते हो। ठीक है, बड़ी क्रॉप है तो आसानी से हैंड वीडिंग हो जाएंगी। आप 20 से 25 डे पे कर सकते हो। फिर सेकंड आप 40 से 45 दिन पर कर सकते हो। हर्बिसाइड अगर प्रयोग करना है तो प्री इमरजेंस में आप एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हो। मेज में भी यही कर रहे थे। ठीक है, और कितना करोगे, एट द रेट ऑफ 0.75 किलोग्राम एक्टिव। ये होता है आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट। एआई का मतलब है एक्टिव इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट। ठीक है, डिएंट इंग्रेडिएंट आपका देखने को मिलता है। जो एआई लिखा है इसका मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी कि अगर कोई बोतल है, अगर मैं कहूं कि इसमें क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है, यानी कि कितना, अगर उसने लिख दिया 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि टोटल 100% भरी है बोतल, इसमें लिक्विड भी है, 50% उस मात्रा का है जो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। पेंडिमेथिलीन कर सकते हो 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के हिसाब से। इसके अलावा स्टिग्रा बताया था आपको, ये आपको इंपॉर्टेंट बीट देखने को मिलता है सोरगम में, पूछा जाता है। ये कैसा है, पार्शियल रूट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट रूट नहीं है, पार्शियल रूट है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम ट्रैप, इसमें ट्रैप क्रॉप भी हम यूज करते हैं स्टिग्रा के लिए, कॉटन को लगाते हैं ताकि ये ना आए। और पोस्ट इमरजेंस में आप 2,4-D का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। वेटेबल पाउडर, ठीक है, WP वेटेबल पाउडर, बहुत सारे कंसंट्रेशन होते हैं, बीट वाली क्लास में बता दूंगा एक दिन किसी दिन। ठीक है, चलो फिर आता है स्वीट सोरगम। स्वीट सोरगम की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। स्वीट सोरगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो भी है वो याद रखना। सोरगम अगर बात करें, स्वीट सोरगम की फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो किया गया था, ये उसे में किया गया था इन द ईयर ऑफ 1952 में। ठीक है, स्वीट सोरगम में आपको शुगर का जो परसेंट है लगभग 10 से 12% देखने को मिल रहा है। इसे हम जगरी यानी कि जो हमारी गुड़ होती है उसको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मैंने समझाया था मक्के में बायोफ्यूल के बारे में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, CSB 84, CSB 74, CSB 1955। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो आपको एक याद रखनी है, वो कौन सी है, CSB 2255। फर्स्ट स्वीट सोरगम की हाइब्रिड आपको देखने को मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको HCN देखने को मिल रहा है, धुरिन देखने को मिल रहा है, प्यूसिक पाया जाता है। पूछे अगर कोई टॉक्सिक क्या इसमें पाया जा रहा है, टॉक्सिक जो पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो HCN है, या हम कह देंगे इसको धुरिन है। ठीक है, धुरिन है या प्रूसिक एसिड है। ठीक है, प्रूसिक एसिड है। बेसिकली ये जो आपको पाया जाता है ये आपके जो एनिमल हैं, जो पशु हैं, उनके लिए हानिकारक है। किसके लिए, HCN जो पाया जा रहा है पशु के लिए हानिकारक है। और ये सबसे ज्यादा आपको वेजिटेटिव ग्रोथ पे देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं जब 50% फ्लावरिंग हो जाए तब खिलाना चाहिए पशुओं को, तब तक नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें धूरिक होता है और ये कहीं ना कहीं पशुओं को किल भी कर सकता है, मार भी सकता है, परेशानी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, फॉडर के लिए हम 45 से 50 डेज इसको सोइंग करेंगे, मतलब सोइंग करते हैं। और लो इसमें HCN पाया जाता है। और कौन सी इसकी रेस है, IS 2082 है। ठीक है, 2082 आपको देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखना, उस तरीके से आपको स्वीट सोरगम देखने को मिलता है। ठीक है,
मॉइस्चर की अगर हम बात करेंगे, इसको हार्वेस्टिंग करते समय 21 से 24% मॉइस्चर रखेंगे। ग्रेन यील्ड आपको लगभग 2.5 से लेके 2.5 से लेके 3.5 टन, ठीक है, ये टन प्रति हेक्टेयर आपको देखने को मिलती है। और फॉडर के लिए आपको 50 टन प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। फॉडर टोटल टेस्ट वेट जो इसका होता है 25 से 30 ग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी थी। अच्छा, एक चीज जो हमारी रह गई उसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, ये मान चलो आपका सोरगम का प्लांट है, ये सोरगम का प्लांट है, और सोरगम का प्लांट की अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीके से आपको लीफ देखने को मिल रही है, ठीक है, ये आपको लीफ इस तरीके से देखने को मिल रही है, और ये आपका क्या है, ये आपका पेनिकल देखने को मिल रहा है। अब HCN बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है HCN, क्या HCN, HCN के बारे में आपको जानना जरूरी है। और HCN बेसिकली क्या है, ये टॉक्सिक है, ठीक है, एक टॉक्सिक है। क्या करता है ये क्या होता है, ये आपको बनता तो यहाँ पे रूट सिस्टम में इस तरीके से बनेगा और एब्जॉर्ब ये लीफ में होता है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, इसको खिलाते हो एज ए फॉडर पर्पज, किसके लिए, फॉडर के लिए आप खिलाओगे जानवरों को, तो ये क्या करेगा, उनकी डेथ भी कर सकता है, हानिकारक होता है, उनकी डेथ कर सकता है, ठीक है, डेथ भी कर सकता है जानवरों की। इसके अलावा इसमें इन्हीं की रूट में एक फाइटोटॉक्सिक पाया जाता है। कौन सा फाइटोटॉक्सिक है वो, फाइटोटॉक्सिक याद रखना उस नाम को, सोरघोलियोन, क्या सोरघोलियोन, ठीक है, ये सोरघोलियोन याद रखना है, ये फाइटोटॉक्सिक होता है। फाइटोटॉक्सिक मतलब ये बीड को ही नहीं उगने देता है, बीड को उगने ही नहीं देता है। सोरघोलियोन जो है ये फाइटोटॉक्सिक होता है। फाइटो मतलब प्लांट, टॉक्सिक मतलब प्लांट के लिए, जो प्लांट उगेंगे उनको उगने नहीं देगा, फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है, फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। इसके सोरगम सिकनेस, सोरगम सोरगम सिकनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है इसका, सोरगम सिकनेस, ठीक है, सिकनेस। अब ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं 25%, ठीक है, 25% यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा को यूज करते हैं। सोरगम सिकनेस याद रखना, ठीक है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट मैंने इस स्लाइड में आपको बताई, एक सोरगम में पाया जाता है HCN, ये क्या है, दिस इज टॉक्सिक, ये क्या है, ये टॉक्सिक है, ठीक है, जो एनिमल को हमारे हानि पहुंचाएगा, ये टॉक्सिक है, सोरगम में देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम धुरिन है, प्रूसिक एसिड है। इसके अलावा इसकी रूट्स में फाइटोटॉक्सिक पाया जाता है जो कि सोरघोलियोन है। इसके अलावा सोरगम सिकनेस देखने को मिलती है। सोरगम सिकनेस में हम 25% जो नाइट्रोजन है इसको हम ज्यादा अप्लाई करते हैं। क्यों, मैंने बताया जो सोरघोलियोन है ये प्लांट को उगने ही नहीं देगा, और जब इसके स्टेबल्स होते हैं, जो इसका जड़ वाला भाग होता है, ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है और ये अपने रूट्स में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट्स में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अगली जब क्रॉप हम ग्रो करेंगे तो अच्छी ग्रो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, तब तक इसकी जड़ गलेंगी, सड़ेंगी, ताकि नाइट्रोजन फील्ड में फिर से जा पाए, तो उसके लिए हम 25% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा देते हैं फील्ड को, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए ये चीज, सभी क्लियर है, बताओ क्वेश्चन करें हम लोग, फटाफट बताओ, क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बताओ रेडी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। टाइम कितना हुआ, अभी है टाइम, बताओ कुछ। अच्छा थोड़ा धीरे स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है, बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत, समझ आ गया सब कुछ। क्वेश्चन करें हम लोग, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। नो सर, नॉट क्लियर, क्या नहीं क्लियर बताओ, फिर से बताओ, कहां पे क्लियर नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं है, फिर से बताओ, सब लोग बता दो क्या क्लियर नहीं है, फिर मैं उसको आपको डिस्कस करा देता हूं, क्या चीज नहीं क्लियर हुई। स्वीट शोरगम हो गया हमारा, ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा हो, नहीं छूटा तो है नहीं वैसे, अब सब कुछ तो करा ही दिया हमने। बताओ, नॉट क्लियर सर जी, रेडी आल्सो, ठीक है। उसे स्वीट सोरगम क्यों बोलते हैं, स्वीट सोरगम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उससे क्या है, जो चीनी है वो भी बना रहे हैं, जगरी है यानी कि गुड़ है उसको भी बना रहे हैं, और इसके अलावा उसको गैसोहाल यानी कि जो ऑयल प्रोडक्शन है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ी चलाने में यूज करते हैं, तो इसीलिए हम। अच्छा, सोरगम सिकनेस नहीं क्लियर है, हाँ? सोरगम सिकनेस मास्टर जी क्वेश्चन कराइए। चलो एक सोरगम सिकनेस बता देते हैं, और आई थिंक जो HCN है ये भी थोड़े लोगों का कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, चलो करवा देते हैं। एक मिनट पानी भी लेते हैं थोड़ा।
ध्यान समझना। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, ये प्लांट है, मैंने बताया जो रूट सिस्टम होता है ये क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा ही डेवलप है। ठीक है, ये कैसा है, इसका डेवलपमेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये विकसित ज्यादा है। ये कैसा है, विकसित ज्यादा है। विकसित ज्यादा है तो हमने मान लो इसको यूरिया अप्लाई की, हमने इसको फास्फोरस दिया, हमने इसको और भी उर्वरक दिए, तो क्या होंगे, वो रूट एब्जॉर्व करेगी, प्लांट को पहुंचाएगी। प्लांट में पहुंचेंगे तभी तो भाई प्लांट में पहुंच रहे हैं। हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन रूट सिस्टम इसका बहुत ज्यादा ही विकसित है। जब बहुत ज्यादा विकसित है तो कहीं ना कहीं इसको डिकम्पोजिशन में, इसको सड़ने में टाइम लगेगा, इसको सड़ने में लगेगा टाइम। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो एग्जॉस्टिव जब क्रॉप है तो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करके रखेगी, और सड़ने में लगेगा टाइम, सड़ने में लगेगा टाइम। तो न्यूट्रिएंट हम अगर कोई क्रॉप बो देंगे तो न्यूट्रिएंट उसको मिल नहीं पाएंगे। अब जब न्यूट्रिएंट मिल नहीं उसको पाएंगे तो दिक्कत है, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करते हैं, 25% नाइट्रोजन को हम ज्यादा डाल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को ज्यादा डालते हैं अगली जब क्रॉप हम कोई ग्रो करने वाले होते हैं। नाइट्रोजन को ज्यादा हम डाल रहे हैं, तो क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, ताकि जो हम आगे क्रॉप लेने वाले हैं उसको नाइट्रोजन अच्छी मिल जाए, अपनी ग्रोथ अच्छी करे। तब तक क्या होगा, इसकी रूट्स भी सड़ेंगी, उनसे भी नाइट्रोजन बाहर आएगा, डिकम्पोज होगा। ठीक है, उनसे भी नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन उनसे भी मिलेगा प्लांट को। ठीक है, जब सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो उससे भी मिल जाएंगी। इसी को हम कह रहे हैं सोरगम सिकनेस। ठीक है, यानी कि सोरगम की वजह से अगली क्रॉप है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, और इसी को हम कह रहे हैं सोरगम सिकनेस। सोरगम सिकनेस में आपको याद ये रखना है कि 25% नाइट्रोजन है, इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम ज्यादा देते हैं, नाइट्रोजन को हम ज्यादा देते हैं। अभी समझ आ गया सोरगम सिकनेस क्या है, समझ गए, समझ गए। दूसरा हो सकता था आपको दिक्कत आ रही हो किसमें, HCN में। ठीक है, HCN में क्या है, HCN, इसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसको हम प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। क्या, इसको हम प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, या इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, वो तो पूरा नाम हो गया है ना इसका, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं। अभी होता क्या है, इस तरीके से प्लांट है, ये आपका लीफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी रूट्स हैं, रूट्स में आपका HCN बन रहा होगा था, यहाँ पे बनेगा रूट्स में, और कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो लीफ में आके यहाँ पे इस तरीके से आपको इकट्ठा होता नजर आएगा। ठीक है, और आप क्या करोगे, इसको फॉडर पर्पज के लिए ग्रो कर रहे हो जब, तो यही लीव्स खिलाओगे अपने जानवर को। और चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ ये लीव्स हैं, लीफ में इकट्ठा हो रहा है, ये मान चलो HCN है। और जो इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, इसको याद रखना, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलती है HCN की, ये 35 से 40 दिन पर देखने को मिलती है, 35 से 40 दिन पर देखने को मिलती है, डेज पे देखने को मिलती है। अच्छा, जो HCN है इसकी क्वांटिटी अगर 200 ppm से ज्यादा हो जाती है, 200 ppm से अगर ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। और टॉक्सिक किसके लिए होता है, तो एनिमल के लिए, एनिमल के लिए टॉक्सिक अगर आप एनिमल को खिलाओगे, एनिमल को फीड कराओगे, तो कहीं ना कहीं उनकी डेथ भी हो सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। चलो अभी बताओ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाइड्रोसाइनाइड ओनली नाइट्रोजन क्यों ही डालते हैं 25% एक्स्ट्रा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये मूवेबल होती है, और यही प्लांट को अपनी इनिशियल ग्रोथ में चाहिए होती है, तो इसीलिए हम डालते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, ये समझ गए। अगर इससे कोई वेराइटी अगर आपसे पूछ दे कि बताओ ऐसी कौन सी वेराइटी है, तो इसके लिए हाइड्रोनिक एसिड उसमें कम पाया जाता है, तो एक वेराइटी याद रखना आपकी CS208 देखने को मिलती है। ठीक है, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, बेसिकली यही रीजन है इसका, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है जो मेन रीजन है HCN बनने का, मॉइस्चर स्ट्रेस होता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, बताओ पूरा क्लियर। अब क्वेश्चन करें हम लोग, MCQ कर लें कुछ। IS 208 है, एक मिनट रुक जाना जरा, इसको C नहीं लिखना, इसको लिखना IS 208। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। चलो
बढ़ते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यूज कर लेते हैं कुछ हम लोग। करें एमसीक्यूज करें, पूरा क्लियर, परफेक्ट, डन, बढ़े। चलो अब करते हैं हम लोग एमसीक्यूज और फटाफट आंसर देना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ड्रॉट adaptable adaptability found in which crop? CROP क्रॉप। ऑप्शन आपके हैं, बताना। ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी सोरगम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलो करो फटाफट, आंसर क्या होगा बताओ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पूरा क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? मोस्ट ड्रॉट अडेप्टेबल कौन सा आपको देखने को मिलता है? मोस्ट ड्रॉट अडेप्टेबल जो अडेप्टेबल है या अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? बताओ। चलो करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी सोरगम, और 94% लोगों का सही है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ देख सकते हो। चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोरगम वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपका ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1969 में, ऑप्शन सी है 1970 में, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चलो करो फटाफट आंसर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोरगम, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोरगम। ठीक है, चलो बताओ। सोरगम के लिए ऑल इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाया गया था, कब चलाया गया था? ऑल इंडिया बताओ कब चलाया गया था? सोरगम पे जो प्रोजेक्ट चलाया गया था, कब चलाया गया था? कौन से ईयर में चलाया गया था? ठीक है, बताइए। करेक्ट ऑप्शन अभी तक आ चुके होंगे आप सभी के। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वी, और पोल को कितने स्टाफ आंसर करते हैं? 72% लोगों का सही है, यानी कि आप लोग गलत कर रहे हो। गलत कैसे कर रहे हो, मैं समझ गया कैसे गलत किया। ये चलाया कब गया था? तो ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1969 में, और शिफ्ट कब हुआ था? 1970 में। चलाया गया था तब कहाँ था? न्यू दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में चलाया गया था। और शिफ्ट कहाँ किया गया? 1970 में हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है, गलत मत करो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। mortar cell and both side stomata found in which crop plant? बताओ, मोटर सेल और स्टोमेटा किस प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए मेज, बी राइस, सी व्हीट, डी सोरगम, या ई ऑल ऑफ दी एबव।
बताओ करेक्ट आंसर क्या, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभिषेक, मयूरी, कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं आज। हाँ, नए कौन कौन है जरा बताना है। अभिषेक सिंह तो आई थिंक नए स्टूडेंट है हमारे, और मयूरी आई थिंक ये भी नए हैं। और इजी क्वेश्चन है। अब एग्जाम में क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता ना, एग्जाम में क्या आ रहा है ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, कुणाल, कुणाल है, और कौन है? अभिषेक डी बता रहे हैं। बताओ फटाफट करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, और 90% लोगों का करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और हम पूछेंगे, और एक क्वेश्चन ये रहने वाला है, ये पूछने वाले हैं क्रोमोसोम एंड क्लाइमेट फॉर दी सोरगम प्लांट। चूज करना कॉम्बिनेशन कौन सा सही रहेगा, हार्ड क्वेश्चन बनेगा ये, थोड़ा ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका जो है, क्रोमोसोम इसमें है 2n = 24, और वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो बी आपका है ये है 2n = 20, क्लाइमेट चाहिए है, क्लाइमेट कूल एंड हॉट चाहिए। सी ऑप्शन रहेगा 2n = 20 क्रोमोसोम है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑल ऑफ दी अबव, सभी यहाँ पे आपको हैं सही मैच किए गए हैं। हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करना नहीं तो गलत हो जाएगा पक्का। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका। बताओ 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 फटाफट। मैं प्रवीण जी, कल चलो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें सर, सी होगा। अच्छा, मान लें आपकी बात, 75% लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही होगा, सी आंसर करेक्ट होगा, आपको भी पढ़ाया भी था, ठीक है। सी होगा, 20 क्रोमोसोम है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पीछे वाली जो क्रॉप, प्रवीण इज इंटरटेनर ऑफ क्लास, हसमुख, हमारे हसमुख हैं, है ना, हसमुख हैं क्लास के प्रवीण जी। और आप सभी ऑफिसर्स हंसते रहा करो, सीरियस वे में, है ना, जो टॉपिक समझाएगा उसको ध्यान दो। जो सीखना हमें है वो क्या है, एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो आप, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो आप काम कर रहे हो, ये अच्छी लाइफ आपको डेली आपको मोटिवेट करेगा, पढ़ाई पढ़ाई आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो लास्ट 2 मिनट में आप बता दो क्या चीज़ समझ नहीं आई, या सब कुछ क्लियर हो गया हो, एक बार थम्स अप दे दो। कैसी लगी क्लास ये भी आप फीडबैक दे दो, और सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे सभी लोग आ जाना, कल से मैं QR ले आऊँगा। चलो एक बार आपको लीडर बोर्ड भी आपका दिखा देते हैं कि क्या हमारी पोजीशन चल रही है, ठीक है। एक देख सकते हो इस तरीके से, वाह, अब बहुत अच्छा, अप्रिशिएशन सभी को, और सभी के लिए क्लैपिंग जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है। चलिए, यानी कि कुछ ना कुछ आप में परिवर्तन देखो, डेली मिला। जब वो मैंने आपको फर्स्ट से क्लास स्टार्ट की थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हार्ड हार्ड फेस कर रहे थे, हार्डली आप क्वेश्चन को 2 को सही कर पा रहे थे। आज देख रहे हो ग्राफ हमारा, देख रहे हो ना, सिर्फ एक एक क्वेश्चन का गलत हुआ और सभी ने 4-4 पाए नंबर। आशीष, मेधा, सुमित, पीयूष, रवि, श्रद्धा, हितेश, यश, वैरी और मयंक, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा, है ना, ठीक है।
ख्याल रखिए खुद का, और रिवीजन जो नए हैं वो थोड़ा रिवीजन कर लो, क्लासेस जो हो गई हैं रिवीजन आप कर लोगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए।